अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइटल ऑफ द एक्ट इज़ द कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। एक्ट नंबर इज़ पंजाब एक्ट 5 ऑफ 1912। इट मीन 1912 के अंदर जितने एक्ट पास हुए थे उसमें सीक्वेंस के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से इस एक्ट की नंबरिंग 5 थी, तो वही इसको नंबरिंग दी गई है। इनेक्टेड ऑन 21 जून 1912। इस एक्ट के टोटल 4 चैप्टर्स, 38 सेक्शंस और 2 शेड्यूल हैं। चैप्टर 1 के अंदर 1 से लेके 9 तक सेक्शन हैं, लेकिन इसमें 2 सेक्शन जो हैं वो ओमिट हो गए हैं, रिपील हो गए हैं। चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 29 तक, और थर्ड चैप्टर के अंदर एक ही सेक्शन है 30। चैप्टर 4 में 31 से लेके 38 तक, और इसके 2 शेड्यूल हैं। प्रिएम्बल ऑफ द एक्ट, ये एक्ट क्यों पास किया गया है, इसका पर्पस क्या है? दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड बेटर अरेंजमेंट फॉर द कोलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन पंजाब। कोलोनाइजेशन कहते हैं सेटलमेंट को, और बेहतर यूज़ को। एडमिनिस्ट्रेशन मीन मैनेजमेंट। ये बेसिकली पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट लैंड थी, जो सरकारी ज़मीन थी, उसके बेहतर यूज़ के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए ये एक्ट पास किया गया था। सेक्शन 1, टाइटल एंड लोकल एक्सटेंट। दिस एक्ट इज कॉल्ड द कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ पंजाब प्रोविंस एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। मीन कि ये पूरे पंजाब पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो कबायली इलाके हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 2, रिपील। इससे पहले एक और एक्ट था, उसका नाम था द गवर्नमेंट टेनेट्स पंजाब एक्ट 1893। जैसे ही ये कोलोनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो ये एक्ट जो है ये रिपील हो गया है। सेक्शन 2 के अंदर यही चीज़ बताई गई है। सेक्शन 3 डेफिनेशन के ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कलेक्टर मेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है, और ये वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर को यूज़ करता है। अभी इसको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इस एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं हुई तो हमने एक्ट से डेविएट नहीं करना, हमने इसको वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ही पढ़ना है। आल्सो इंक्लूड्स ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू परफॉर्म कलेक्टर्स पावर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है किसी और ऑफिसर को भी कलेक्टर की पावर दे सकता है, तो वो भी कलेक्टर ही कहलाएगा। इंक्लूड्स कोलोनाइजेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट कोलोनाइजेशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड बिफोर दिस एक्ट। मीन के इस एक्ट से पहले जो ऑफिसर गवर्नमेंट टेनेट्स पंजाब एक्ट 1893 के अंदर अपॉइंटेड थे, कौन कौन से? कोलोनाइजेशन ऑफिसर्स या असिस्टेंट कोलोनाइजेशन ऑफिसर्स, उनको भी कलेक्टर ही कहा जाता था। अब यहाँ पे देखें, जो 1893 के अंडर कोई ऑफिसर अपॉइंटेड था, क्या वो अब जिंदा भी होगा? तो इस प्रोविजन को अमेंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक अमेंड नहीं हुई। उसके बाद देखें, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू मीन एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू परफॉर्म द पावर्स फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। इसको ईडीओआर भी कहा जाता है। ईडीओ मीन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आर मीन रेवेन्यू। कॉलोनी, कॉलोनी किसको कहा जाता है? एनी एरिया वेयर दिस एक्ट इज अप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मीन के जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ऑर्डर के थ्रू इस एक्ट को किसी एरिया के अंदर अप्लाई करती है, वहाँ पे इसको इनेक्ट करती है, तो वो एरिया जो है ऑटोमेटिकली कॉलोनी बन जाता है। अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज इट आल्सो इंक्लूड्स एरियाज वेयर द एर्लियर गवर्नमेंट टेनेट्स पंजाब एक्ट 1893 वाज अप्लाइड। मीन के जिन एरियाज में पहले ये वाला एक्ट जो है इम्प्लीमेंट था, तो वो एरियाज भी बाय डिफ़ॉल्ट कॉलोनी ही कहलाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट अगर उसको रिमूव करना चाहे, यहाँ पे देखें, अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज, मीन के अदरवाइज कोई और फैसला कर देती है, उस एरिया को रिमूव करना चाहती है, तो वो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी एरिया को उसके अंदर शामिल करना चाहे तो वो भी उसकी मर्जी है, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके पास ये पावर है। प्रेस्क्राइब्ड मीन anything approved, sanctioned by the Board of Revenue under this Act or under the old repealed Act। मीन कि इस एक्ट के थ्रू या जो रिपील्ड एक्ट है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए थे उनको प्रेस्क्राइब्ड कहा जाएगा, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनाए जा रहे हैं वो भी प्रेस्क्राइब्ड ही हैं। Improvement with reference to a tenancy mean any work that is suitable for the tenancy, consistent with its condition and increases its value permanently। Improvement mean बेहतरी अफादियत, ऐसा काम जिससे टेनेंसी की वैल्यू परमानेंटली इंक्रीज हो जाए, वो उस टेनेंसी की इम्प्रूवमेंट कहलाएगी। अब ये इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकती है? लेट्स से टेनेंसी की फर्टिलिटी, ज़रखेज़ी, पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ जाए,
तो वो उस टेनेंसी की एक तरह से बेहतरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, अफादियत होगी। Even if the work is not directly on the tenancy, it must still benefit it। मीन कि अगर वो उस टेनेंसी के ऊपर काम डायरेक्टली नहीं हो रहा, अगर किसी तरह से वो इनडायरेक्टली भी उसको फ़ायदा दे रही है, तो भी वो इम्प्रूवमेंट ही कहलाएगी। मिसाल के तौर पे कोई खाला बना दिया जाता है, कोई एम्बार्कमेंट जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, कहीं पे नहर है या कहीं पे दरिया है, वहाँ पे एक एम्बार्कमेंट मीन के बाउंड्री सॉरी जो ऊपर बना होता है ना, वो बना दिया जाता है जिससे फ्लड ना आए, कोई ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए। तो भी एक तरह से टेनेंसी को इनडायरेक्टली फ़ायदा तो दे रहा है ना, तो वो भी इम्प्रूवमेंट ही कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको टेनेंसी का शायद पता ना चल रहा हो कि टेनेंसी क्या चीज़ है। इसके ऊपर पूरा एक एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, तो वहाँ पे इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि टेनेंट की ऑक्यूपेशन में जो ज़मीन होती है, वो टेनेंसी कहलाती है। अब वो जो टेनेंट होता है उसको गवर्नमेंट ज़मीन लीज़ पे दे सकती है, अलॉटमेंट पे दे सकती है, या किसी और अरेंजमेंट के थ्रू जो है जो गवर्नमेंट किसान को ज़मीन देती है, तो वो उसकी होल्डिंग में, उसकी ऑक्यूपेशन में जितनी ज़मीन आती है, वो उसकी टेनेंसी कहलाती है। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। आगे एक्सप्लेनेशन देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट में शामिल हो सकती हैं। एक्सप्लेनेशन 1, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इंक्लूड, कौन-कौन सी? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल और वर्क फॉर वाटर स्टोरेज सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर। मीन के कोई किसान जो है कोई कुआँ खोद देता है। अब ये जो एक्ट है 1912 का है, तो उस दौर में कुएँ ही थे। अब के दौर में देखें तो कोई ट्यूबवेल जो है लगा देता है। इसी तरह कोई पानी की स्टोरेज का सिस्टम बना देता है। कोई वहाँ पे तालाब टाइप, कोई चश्मा टाइप इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर देता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज़, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज वर्क और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, जैसे कि कुछ ज़मीनें सेम के हवाले से जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से कोई सेम नाला सा बना दिया जाता है, या फ्लड आता है जैसे बारिशें आती हैं, तो उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम सा बना दिया जाता है, तो उससे जो है ऑक्यूपेंसी जो है, जो ज़मीनें हैं वो तबाह होने से बच जाएँगी। तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, रिक्लेमिंग, एनक्लोजिंग, लेवलिंग और ट्रेसिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मीन कि अगर प्लांट्स को जो है सॉरी ट्रीज़ को प्लांट कर दिया जाता है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट है, उससे ज़मीन को फ़ायदा होता है। रिक्लेमिंग, रिक्लेमिंग का मतलब ये है कि जो बैरन लैंड है, अगर कोई किसान उसको आबाद कर देता है, उसको रिक्लेम कर देता है, मतलब एक ज़रख़ेज़ ज़मीन के में तब्दील कर देता है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। एनक्लोज़िंग का मतलब ये है कि ज़मीन के गिर्द कोई बाड़ लगा देता है, जिससे कोई जंगली जानवर जो हैं वो ज़मीन के अंदर आके फसलों को तबाह ना करें। लेवलिंग का मतलब ये है कि ज़मीन को लेवल कर दिया जाता है, हमवार किया जाता है। अगर कोई वहाँ पे कोई भी इश्यू है, तो उसको किसी तरह से फ्लैट कर दिया जाता है। एक तरह से उसको जो है इस तरह काबिल बना दिया जाता है कि उसके वहाँ पे फसल जो है वो इक्वली उसको पानी मिल सके, एक लेवल हो। टेरेसिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब ये जो टेरेसिंग है ना, ये पहाड़ी इलाकों में होती है, जहाँ पे तिरछी स्लोप्स होती हैं ना, तो वहाँ पे फसल जो है वो नहीं बोई जा सकती। तो उसमें एक सीढ़ी टाइप ना इस तरह से कटिंग की जाती है पहाड़ी इलाकों में, जिससे जो पानी का बहाव होता है, उससे ज़मीन का कटाव कम होता है। उसको कहते हैं टेरेसिंग। मीन के स्लोपी जो शेप होती है उसको कम किया जाता है, सीढ़ियों की तरह। अगर उसको उस तरह से शेप मतलब एक तरह से फ्लैट कर दिया जाए, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है। अगर वहाँ पे कोई इस तरह का काम किया जा रहा है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स नीडेड फॉर प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन ऑफ टेनेंसी। इसी तरह कोई किसान जो है कोई रोड बना देता है, खैर रोड तो नहीं बना सकता, मतलब कहीं पे ऐसा है कि छोटा-सा बनना है, तो वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, गंदम को लेके जाना है या कोई और चीज़ को लेके जाना है, तो वहाँ पे वो मुश्किल होता है। अगर उसका वहाँ पे वो रूट बना देता है, जिससे प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन हो सकती है, वहाँ पे बीज या खाद को लेके जाना आसान हो, वो भी उसी तरह जो है इम्प्रूवमेंट में आएगा। या वहाँ पे कोई गोडाउन्स बना देता है, कैटल शेड्स बना देता है, तो वो एक तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूवमेंट में आएगा। Renewal or reconstruction of the above work or alteration addition that increase long-term value, not just temporary repair। इसी तरह मतलब इन तमाम को अगर कोई रिपेयर कर देता है, कहीं पे कोई वेल है पहले लगा हुआ था, उसको खराब हो जाता है, उसको दोबारा से जो है वो उसको खोद देता है, या अगर ट्यूबवेल की बात करें तो दोबारा से ट्यूबवेल लगा देता है, तो वो एक तरह से रिन्यू किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट में आएगा।
लेकिन ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आगे देखें इसमें ना वजाहत से आ गया नॉट इंक्लूडेड एज इम्प्रूवमेंट। तो कौन सी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट नहीं में नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है ना, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। टेम्पररी वर्क्स लाइक क्लियरेंसेस, embankments, small levelings, enclosures, temporary well or water channels made in the ordinary course of cultivation without special expenditure। अब देखें, हर फसल पे किसान ने ना ये सारे काम खुद करने होते हैं। उसने जो पहले वाली फसल है उसको क्लियर भी करना होता है, अगर कहीं पे जड़ी बूटियाँ हैं उसको भी उखाड़ना होता है, वीड्स हैं उसको क्लियर करना होता है। तो ये उसकी रूटीनली वर्क है, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स है। तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है क्योंकि उसने कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर नहीं की, उसने कोई स्पेशल जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये कोई मतलब कोई लॉन्ग टर्म नहीं गोल था उसका, ये टेम्परेरी था, उसने वैसे ही करना था। तो ये जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें एम्बार्कमेंट, जो खेतों के बन्ने बनाए जाते हैं, स्मॉल लेवलिंग्स, ज़हर उसने अगर कपास लगाई हुई है खेलों के ऊपर तो उसने उनको लेवल करना होगा, वहाँ पे क्रॉस से उसको लेवल करना होगा, जो कि उसकी रूटीनली जो है ड्यूटी है, हर फसल पे उसने करना है। इसी तरह इंक्लोजर्स है, मतलब कहीं पे बाड़ लगानी है, टेम्परेरी वेल्स, टेम्परेरी तौर पे कोई ट्यूबवेल लगा लेता है, तो वो लॉन्ग टर्म तो नहीं है, टेम्परेरी है ना, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसी तरह वाटर चैनल्स हैं, मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब अब जब गंदम लगाई जाती है ना, तो उसके छोटे-छोटे खाले बनाए जाते हैं, मतलब एक छोटे-छोटे चैनल बनाए जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं होते, सिर्फ शॉर्ट टर्म है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद देखें, एनी नेचुरल बेनिफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब कहीं पे बारिश हो जाती है तो एक तरह सा तालाब सा बन जाता है, पानी का स्टोरेज सिस्टम बन जाता है, तो वो बारिश से बना है, नेचुरली बना है, वो किसी किसान की मेहनत नहीं है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन 2 देखें, ए वर्क बेनिफिटिंग मल्टीपल टेनेंसीज इज कंसिडर्ड एन इम्प्रूवमेंट फॉर ईच टेनेंसी। अगर कोई वर्क जो है मल्टीपल टेनेंसीज को फ़ायदा दे रहा है, तो वो हर टेनेंसी का की इम्प्रूवमेंट समझी जाएगी। Explanation 3, a work done by a tenant is not an improvement if it reduces the value of another part of the landlord's property। अगर किसान ने कोई काम किया है, अपनी तरफ से उसने शायद अच्छा सोच के किया होगा कि जो है ज़मीन के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी फर्टिलिटी जो है, उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो कम हो गई है। किसके ऊपर? लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टी के दूसरे पार्ट के ऊपर, किसी भी जगह पे। तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो बल्कि उसको उसने जो है उसकी पैदावारी सलाहियत मज़ीद कम कर दी है, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाएगी। टेनेंट मीन एनी पर्सन होल्डिंग लैंड इन अ कॉलोनी एज अ टेनेंट ऑफ द गवर्नमेंट। टेनेंट किसान को कहते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर टेनेंट हर उस शख्स को कहा जाता है जो कि काश्तकारी कर रहा होता है, और उसमें यही अज्यूम किया जाता है कि उसके पास अपनी ज़मीन होती है, ज़मीन का मालिक होता है, जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में भी हम ये चीज़ देखेंगे कि टेनेंट उस शख्स को कहा जाता है जो कि गवर्नमेंट का किरायादार होता है। अब गवर्नमेंट के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, मीन के हर वो ज़मीन जिसका कोई मालिक नहीं होता, वो किसकी मलकियत होती है? वो गवर्नमेंट की होती है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है अपनी ज़मीनों को लीज़ पे दे देती है, किनको देती है? टेनेंट को दे देती है, मीन के हर उस शख्स को दे देती है, जो कि उसके ऊपर काश्तकारी करेगा और गवर्नमेंट को किराया देगा। गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि ज़मीनों की काश्तकारी हो, उनके ऊपर जो है एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल किया जाए। और ये भी तो देखें ना कि ये दौर कौन-सा था, ये 1912 था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका तो मेन पर्पज़ ही यही था कि मैक्सिमम जो है वो टैक्स को वसूल किया जाए। तो वो फिर अब जो ज़मीनें थी, खाली ज़मीनें थी, वो फिर टेनेंट्स को दे देती थी। और ऐसा नहीं है कि ये 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसा नहीं है। ये नस्लों चलती रहती थी। ये जो टेनेंसी का कॉन्सेप्ट था, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल चलता रहता था ये कॉन्सेप्ट जो है। लेकिन वो उस ज़मीन के मालिक हरगिज़ नहीं हुआ करते थे। मीन के सिर्फ़ एक तरह से उनके पास या ऑक्यूपेंसी होती थी, होल्डिंग होती थी। एक तरह से उनके पास सिर्फ़ कंट्रोल होता था, वो मालिक नहीं हुआ करते थे। तो यहीं देखें, एनी पर्सन होल्डिंग लैंड इन अ कॉलोनी एज अ टेनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मीन की कॉलोनी के अंदर किसी शख्स के पास किसी लैंड की होल्डिंग है, ऑक्यूपेंसी है, तो वो उस कॉलोनी का जो है, मतलब कॉलोनी के अंदर गवर्नमेंट का टेनेंट होगा, किसान होगा। एंड इंक्लूड्स हिज प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट, मीन कि उससे पहले अगर वो ज़मीन उनके आबा-ओ-अजदाद के पास भी थी, वो भी गवर्नमेंट के टेनेंट थे, तो वो भी
टेनेट की डेफिनेशन में आएंगे। इसी तरह उनके अगर बच्चे जो आगे नस्ल है वो भी इंटरेस्ट रखते हैं कि हम गवर्नमेंट की ये ज़मीन जो है वो काश्त करेंगे और गवर्नमेंट को किराया देंगे, तो वो भी टेनेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हैं तो ये 2 लाइन्स, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद देखें, ओरिजिनल टेनेंट मीन एनी मेल पर्सन टू होम लैंड इज़ फर्स्ट अलॉटेड बाय द कलेक्टर। इसमें देखें पैट्रियार्कल सिस्टम यहाँ पे भी मौजूद था कि इसमें जो मेल पर्सन हुआ करता था उसको ही ज़मीन जो है वो अलॉट की जाती थी। तो कौन करता था? कलेक्टर। तो वो शख्स जिसको सबसे पहले जो है ज़मीन अलॉट की जाती थी वो ओरिजिनल टेनेंट कहलाता था। अगेन देखें कौन अलॉट करता था? कलेक्टर। कलेक्टर कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर। इसमें और भी कुछ जो हैं शख्स शामिल हैं, कौन-कौन से? ए मेल ट्रांसफरी इफ टेनेंसी इज़ ट्रांसफर्ड टू हिम। लेट्स से एक शख्स है जिसका नाम है अली और उसका बेटा है हसन। अली की डेथ हो जाती है, ठीक है? वो वफ़ात पा जाता है, सॉरी डेथ। अच्छा, अब उसकी डेथ हो गई तो उसने उसकी ज़मीन जो है किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? उसके बेटे हसन को। अब एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखें, इसमें दूसरी प्रोविज़न में है, ए मेल नॉमिनी अपॉइंटेड बाय कलेक्टर टू सक्सीड अ फीमेल टेनेंट हू वाज़ ओरिजिनली अलॉटेड लैंड एज़ पर सेक्शन 21। वहाँ पे इसकी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन है तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स सपोज़ हसन जो है वो छोटा है, 5 साल का है और या हम इस तरह अज़्यूम करते हैं कि अली के 2-3 बेटे हैं, हसन भी है, एक और हुसैन है। अगर लेट्स सपोज़ ये भी अज़्यूम कर लेते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं है, तो उसमें फिर क्या होगा? कलेक्टर की तरफ से किसी मेल को नॉमिनेट किया जाएगा कि ये जो ज़मीन है उसको मिलेगी। लेकिन अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी एज जो है कम है। हम अज़्यूम कर रहे हैं ना कि हसन की एज कम है, हुसैन की भी एज कम है या इनमें से किसी एक की एज ज़्यादा है, तो फिर कलेक्टर जो है किसी एक को नॉमिनेट करेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर अली का कोई और रिलेटिव है तो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक ही बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के हवाले से वो ये है कि लेट्स सपोज़ अली की जो ज़हरा वो शादीशुदा था और उसकी जो बीवी है वो ज़िंदा है। मीन कि वो बेवा हो गई है लेकिन ज़िंदा है। तो वो क्योंकि उसके बेटे जो हैं अभी छोटे हैं तो वो जो ज़मीन है किसके पास चली जाएगी? मेल टेनेंट के पास, सॉरी फीमेल। कौन है? इसकी जो है बेवा। लेकिन यहाँ पे कांसेप्ट क्लियर नहीं है, ये सेक्शन 21 के अंदर आएगा। लेकिन अभी क्योंकि इसमें ओरिजिनल टेनेंट की बात की जा रही है तो मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ज़मीन है उसकी बेवा के पास चली गई। जैसे ये बच्चे बड़े हुए, क्योंकि कलेक्टर ने ये ज़मीन उनको नॉमिनेट की हुई थी, यही मेल नॉमिनी थे कि जो बंदा फ़ौत हो गया अली, उसके बेटे जो हैं वो उसके नॉमिनी हैं, तो वो ऑटोमैटिकली जैसे ही वो बड़े होंगे, जो फीमेल टेनेंट उसको आर्ज़ी तौर पे ज़मीन जो है वो उसको ट्रांसफ़र की गई थी, वो किसके पास चली जाएगी? मेल नॉमिनी के पास, उनके बच्चों के पास ऑटोमैटिकली। तो यही कॉन्सेप्ट सेक्शन 21 के अंदर गिवन है, ये भी ओरिजिनल टेनेंट में ही आएँगे, ठीक है? उसके बाद देखें चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 4 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट अप्लाइज टू द लैंड टू विच द गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 एप्लीकेबल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज। मीन के ये जो एक्ट है उन तमाम ज़मीनों पे भी एप्लीकेबल होगा जहाँ पे गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 ऑलरेडी जो है वो एप्लीकेबल था। मीन के बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल था वहाँ पे ये जो कॉलोनाइज़ेशन एक्ट 1912 है, ये भी एप्लीकेबल समझा जाएगा। हाँ, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कुछ और डिसाइड करना चाहे, कुछ ज़मीनों को इसमें ऐड करना चाहे या एक्सक्लूड करना चाहे तो वो कर सकती है, उसके पास ये पावर है। Any other land that the provincial government may notify in the official gazette as being subject to this, provided it is government property at the time of notification। तो अगर गवर्नमेंट जो है चाहती है कि किसी लैंड को इस एक्ट के अंडर जो है वो मतलब शामिल किया जाए, जो शेड्यूल जो टेनेंसीज़ हैं उसमें शामिल किया जाए, तो वो कर सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और शख्स की प्रॉपर्टी हो तो गवर्नमेंट उसके कब्ज़ा करके उसको जो है इस एक्ट के अंडर कॉलोनी बना दे, ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट की ऑलरेडी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है? और उसको फिर ये ज़रूरी है कि जैसे ही उसको शामिल किया जाए, उसको ऑफ़िशियल गैज़ेट के अंदर नोटिफ़ाई भी किया जाएगा। उसके बाद देखें इम्पोर्टेंट नोट, सेक्शन 20 से लेके 23 तक एंड
proviso to the section 14 do not apply to the tenancies listed schedule 1 of this act and any class of tenancies that the provincial government may later declare as scheduled tenancies। इसमें देखें शेड्यूल 1 के अंदर ना कुछ टेनेंसीज की लिस्ट गिवन है और इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और टेनेंसीज की क्लास मतलब और टेनेंसीज की कैटेगरी बना सकती है। अगर लेट्स से मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि शेड्यूल 1 के अंदर जो टेनेंसीज है उनको एक क्लास का नाम दिया गया। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे कि हमने कुछ और टेनेंसीज को भी शामिल करना है लेकिन उसकी क्लास जो है वो और होनी चाहिए, उसका नाम हम बी रख देते हैं। तो इस तरह से उनको भी एक सेपरेट शेड्यूल के अंदर डिफरेंट क्लास की टेनेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है। तो इनके ऊपर ये जो सेक्शंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं है। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। सेक्शन 20 से लेकर 23 तक एक तो शेड्यूल 1 के अंदर जो टेनेंसीज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और दूसरा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और क्लास की टेनेंसीज को और शेड्यूल के अंदर मतलब शामिल करना चाहे, शेड्यूल टेनेंसीज में डिक्लेयर करना चाहे तो वो कर सकती है। यहाँ ये मैंने बता दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा प्रोविजो टू द सेक्शन 14, प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, मतलब एक डिफरेंट मतलब उसका एक्सेप्शन होता है। वो प्रोवाइडेड का वर्ड भी यूज़ होता है, प्रोविजो का भी वर्ड होता है, एक्सेप्शन का भी वर्ड यूज़ होता है। तो ये एक्ट की लैंग्वेज है, वो आगे मैं बता दूंगा। उसमें सेक्शन 14 के अंदर एक प्रोविजन है छोटी सी, पूरे नहीं, पूरा सेक्शन नहीं, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं वो भी इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, डू नॉट अप्लाई। ठीक है। उसके बाद देखें सेक्शन 5 पावर टू विदड्रा अ कॉलोनी फ्रॉम द एक्ट। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे विदड्रा अ कॉलोनी और पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कॉलोनी का मतलब पूरी कॉलोनी की या कॉलोनी का कुछ पार्ट जो है इस एक्ट की प्रोविजन से उसको निकाल सकती है। मतलब उनको ये कह सकती है कि इस कॉलोनी के ऊपर या इस कॉलोनी के कुछ पार्ट पे ये एक्ट जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। दिस विड्रॉवल मस्ट बी डन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। लेकिन गवर्नमेंट को जो है ये काम ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन के साथ करना होगा। Section 6 Applicability of Tenancy Laws. Except as provided in Section 7, the Punjab Tenancy Act 1887 or any other tenancy law in force in any part of Punjab doesn't apply to tenancies under this act. इसमें ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अंदर जितनी भी टेनेंसीज हैं उनके ऊपर ना तो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 एप्लीकेबल है और ना ही पंजाब के किसी पार्ट में अगर कोई दूसरा टेनेंसी लॉ जो है इन्फोर्स है वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि सेक्शन 7 के अंदर ये पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 भी और अगर कोई दूसरा टेनेंसी लॉ है वो भी अप्लीकेबल होगा। सिर्फ एक्सेप्शन सेक्शन 7 के अंदर है। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है मीन की जितनी भी टेनेंसीज हैं जो इस एक्ट के अंदर कायम होती हैं उनके ऊपर ये बाकी टेनेंसी लॉज अप्लीकेबल नहीं होंगे। अब सेक्शन 7 के अंदर देखते हैं कि वो क्या एक्सेप्शन है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये मेंशन नहीं है लेकिन एक्ट ये वाला पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। तो क्या है सब सेक्शन 1 देखें। सब्जेक्ट टू दिस एक्ट द फॉलोइंग लॉज विल अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, चैप्टर 7 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। इसमें जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है ये तो पूरे एक्ट के अंदर जितनी भी मतलब प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर अप्लीकेबल है। ये तो इसमें तो कोई मतलब इसके ऊपर कोई भी मतलब ऐसी कदगन नहीं है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर है, इसमें यहाँ पे ये मेंशन था कि बाकी जितनी भी मतलब टेनेंसीज हैं एक्ट के अंदर जितनी भी बनाई जाती हैं उसके ऊपर पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सेक्शन 7 के अंदर इस टेनेंसी एक्ट 1887 का जो चैप्टर नंबर 7 है वो एप्लीकेबल है। वो एप्लीकेबल किसके ऊपर है? इन तमाम टेनेंसीज के ऊपर एप्लीकेबल है। यही बात की जा रही थी कि सेक्शन 7 जो है ये एक्सेप्शन है। इसमें ये नहीं है कि अब पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है वो फुल्ली तौर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका चैप्टर 7 जो है इन टेनेंसी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सिर्फ ये कहा जा रहा था कि सेक्शन 7 के अलावा जो है अगर कोई और प्रोविजंस हैं जो और मतलब इसमें देखें ना अब चैप्टर 8 भी तो हो सकता है, वो एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ चैप्टर 7 की बात है कि वो इस सेक्शन 7 के अंदर हमें मेंशन किया गया कि वो एप्लीकेबल होगा, बाकी कोई भी चैप्टर इसके ऊपर या कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह
corresponding provisions of any other tenancy law enforced in the area। इसी तरह यहाँ पे जो हमने दूसरा देखा था कि कोई किसी और पंजाब के पार्ट के अंदर कोई दूसरा टेनेंसी एक्ट या लॉ एप्लीकेबल है तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होगा, उनकी तमाम प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। रूल्स अंडर दीज लॉज, इन लॉज के अंडर जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो रेगुलेशन बनाई जाती हैं वो भी एप्लीकेबल होंगी ऑन ऑल द टेनेंसीज ऑफ कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912। तो ये बात की जा रही थी। इसमें एक्सेप्शन ये है, वो भी देखें। नथिंग इन दीज लॉज कैन चेंज और इनवैलिडेट एनी कंडीशंस मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशूड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट एंड कंडीशन जो है वो इशू की जाती हैं तो उनको ये लॉज इनवैलिडेट नहीं कर सकते। मीन के गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस हैं उनकी अथॉरिटी ज़्यादा मानी जाएगी। सब सेक्शन 2 देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। स्पेशल रूल फॉर सब टेनेट्स। सब सेक्शन 6 एक्सक्लूजन ऑफ टेनेंसी लॉज, जो कि सब सेक्शन हमने ऊपर देखा था। एक्सक्लूजन ऑफ टेनेंसी लॉज मीन के जो जो टेनेंसी एक्ट 1887 जो था वो अप्लीकेबल नहीं था। सेक्शन 6 के अंदर यही बताया गया था ना, ये देखें, ये वाला यही बताया गया। अब यहाँ पे देखें, doesn't stop Punjab Tenancy Act 1887 or any other tenancy law from applying to disputes between government tenants and their subtenants where government is not a party। इसके लिए आपको पहले ये समझना है कि टेनेंट कौन होता है, सब टेनेंट कौन होता है। तो इसमें गवर्नमेंट टेनेंट की बात की जा रही है। तो ये मैं ऊपर आपको पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट की जो ज़मीन है वो टेनेंट को लीज़ भी दी जाती है, अलॉटमेंट भी दी जाती है। अब यहाँ पे मैं टेनेंट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्टली टेनेंट को दी जाती है वो गवर्नमेंट का क्या होगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट का टेनेंट होगा। अब ऐसा होता है कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट की तरफ से एक टेनेंट को 20 मुरब्बे जो है वो ज़मीन दे दी जाती है। अब 20 मुरब्बे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। अब वो टेनेंट समझता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, वो क्या करता है, 3-4 और अपने अंडर जो है वो सब टेनेंट रख लेता है। वो क्या होंगे उसके सब टेनेंट्स, वो सारे इसके सब टेनेंट्स होंगे। ठीक हो गया। अब देखें, गवर्नमेंट का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ज़मीन दी है, गवर्नमेंट इसको जवाब दे और ये गवर्नमेंट को जवाब दें। मीन कि ये रेसिप्रोकली एक दूसरे को जो है जवाब दें। अगर टेनेंट को, मतलब वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, टेनेंट्स के भी तो अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई उसकी ज़्यादती की जाती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोर्ट में, अदालत में केस कर सकता है। तो अब ये जो सब टेनेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है और ना ही इनका गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। इनकी एग्रीमेंट किन के साथ है, इनकी आपस में एग्रीमेंट है, टेनेंट की और सब टेनेंट की आपस में एग्रीमेंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टी है ही नहीं। बात समझ आ रही है ना आपको? तो यही बात की जा रही है। सब सेक्शन 6 एक्सक्लूजन ऑफ टेनेंसी लॉज डजंट स्टॉप पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 or other any tenancy laws for from applying to disputes between government tenants। यहाँ पे गवर्नमेंट टेनेंट कौन है, ये वाला, और दूसरा सब टेनेंट कौन है, ये वाले। इनके दरमियान अगर ये डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 की जो स्पेशल प्रोविजंस हैं इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए उनको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। टेनेंसी एक्ट 1887 बेसिकली इन मामलात को ही तो सेटल करता है कि जो जो टेनेंट टेनेंट के साथ जो मामलात होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको ये सेटल करता है। तो उस सेंस में ये जो सेक्शन 6 की जो एक्सक्लूजन थी वो नल एंड वाइड हो जाती है। उस सेंस में पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 की जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सिर्फ चैप्टर 7 के नहीं होंगी। इसमें हमने ऊपर देखा था ना, सेक्शन 7 के अंदर कि चैप्टर सिर्फ जो 7 है वो अप्लीकेबल होगा। इसमें वो भी एक्सक्लूड हो गया। इसमें तमाम चैप्टर्स शामिल हो सकते हैं जहाँ पे भी डिस्प्यूट के हवाले से प्रोविजंस मौजूद हैं। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें सेक्शन 8 और 9 जो है ये रिपील हो गए हैं। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।